तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो सारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो लोग बिजनेस करना चाहते हो, जो स्पेशली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और वो जो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, चाहे वो उनका ऑलरेडी रिटेल स्टोर हो या फिर होलसेल स्टोर हो या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी भी हो, लेकिन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इन दिनों बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स के कॉल्स मुझे आ गए कि किस तरीके से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये ऑलरेडी फोन पे उन सारे लोगों को गाइड कर चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ओवरऑल गाइड कर सकूं जिससे आपको डायरेक्टली आइडिया आ सके कि क्या क्या चैलेंजेस आती है जब आप स्टार्टअप कंपनी होती है और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो ये वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि क्या चैलेंजेस आते हैं, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, तो पहला होता है कि आपके बायर्स ढूंढना। बायर ढूंढने से पहले भी आपका प्रोडक्ट फाइनल करना। आपका प्रोडक्ट मतलब जो भी है, जो भी आयुर्वेदिक में है, मेडिकल डिवाइसेस में है, एलोपैथिक में है, जेनरिक्स में, जो भी अलग अलग कैटेगरीज है, उसमें एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो एक तो डॉक्यूमेंटेशन आपको खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पहले तो आपको आईसी कोड आपका खुद का होना चाहिए। उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, जैसे कि आपकी फर्म खुद की एक रजिस्टर होनी चाहिए और उसके बाद फार्मा एक्सेल में रजिस्ट्रेशन करना है आपको। ये सारे प्रोसीजर क्या है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई, जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, तो वो वीडियो जरूर देखिए। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे आता है कि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट तो बन गए, अब आपको एक्सपोर्ट के लिए आपकी मेडिसिन जो भी है, जैसे कि आप अगर थर्ड पार्टी कर रहे हैं तो आपके कौन कौन से मेडिसिन आपके पास है, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक वो जो रेंज है मेडिसिन की, वो मालूम होनी जरूरी है। अब उसके बाद आता है बायर्स। अब बायर जब आप ढूंढते, या फिर एक तो आपके पास बायर आता है, जैसे कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए फॉरेन्स में तो आपके पास बायर आता है, या फिर आप बायर्स ढूंढते हैं। बहुत सारे मतलब दो तरीके से बायर्स ढूंढने की ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो एक तो अगर आप बायर्स ढूंढते तब आपको क्या करना पड़ता है, तो एक तो उस कंट्री की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट्स आती है, जैसे ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंपनी होती है, जैसे सिप्ला होती है, डॉक्टर रेड्डीज होती है, सन होती है, और इन कंपनीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें से किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ गए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस टाइम। लेकिन दिक्कत क्या आती है ये मैं बताता हूँ आपको। कंपनी का जो आप कैसे करते हैं, एक तो होलसेल में वो परचेस करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करने का सोचते हैं। आपके आईसी कोड पे एक्सपोर्ट तो हो सकता है, बट आप जो रेट उनको दे रहे हैं वो निगोशिएबल होने चाहिए। मतलब एक तो आप जो रेट देंगे वो परफेक्ट रेट अगर होंगे तभी आपकी डील फाइनल हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये चैलेंजेस का पार्ट है। इवन आपकी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी है, लेकिन अगर आपने किसी बायर के से कनेक्शन में आ गए और उन्होंने कुछ मेडिसिन डिमांड कर ली। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी बायर्स आते हैं जिनको मोर देन 40-50 मेडिसिन चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं उनको प्रेजेंट तो कर लेता हूँ ये मेडिसिन, लेकिन जब बात आती है रेट की, तो रेट वहाँ पे फाइनल नहीं होते। क्योंकि एक बात बहुत चैलेंजिंग होती है कि आपका रेट है ना, वो निगोशिएट करना आपको आना चाहिए, और यहाँ पे कम मार्जिन में ही आप स्टार्ट कर सकते हैं फार्मा एक्सपोर्ट, बिकॉज बहुत कंपटीशन है। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि ग्लोबल बहुत लोग नहीं जा रहे, डोमेस्टिक ही कर रहे, ऐसा नहीं है। हर कोई ग्लोबल जा रहा है, हर कोई। थर्ड पार्टी कंपनीज बहुत सारी आ गई, वो भी करना चाहती है, इवन होलसेलर भी करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरर की तो जो भी एमएनसीज कंपनी है हमारे इंडिया में, हर कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहती है और कर भी रही है, ठीक है। क्योंकि हमको मतलब एक नई स्टार्टअप कंपनी वो इतना समझता है कि एक्सपोर्ट में ज़्यादा पैसा है या फिर अच्छा बिजनेस है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको तो सबसे पहले बात उनको पता चल जाती है, ठीक है। तो बहुत ही इजी रहता है उनके लिए एक्सपोर्ट करना। तो उनके प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो ये बहुत मुश्किल रहता है कि वो रेट निगोशिएट नहीं होता। फिर बात आती है, थर्ड पार्टी कंपनी है आपकी और आपके पास बायर है। मान लीजिए 40 प्रोडक्ट आपके पास है और उसी प्रोडक्ट के लिए बायर्स आपके पास रेडी, तो ये एक अच्छी कंडीशन है, ठीक है। आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ये मैं बताता हूँ। दो तरीके के एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग से एक एक्सपोर्ट होता है। अब आपकी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के, तो उस कंट्री के लॉ लेजिस्लेशन आपको मालूम होनी चाहिए
क्योंकि आपको एक तो यहाँ से इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन तो लगती है, लेकिन उस कंट्री में रजिस्ट्रेशन आपकी कंपनी का होना चाहिए, उसके साथ प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन क्या है? प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन मतलब आपके जो कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है उस कंपनी के प्रोडक्ट का पूरा एनालिसिस करते हैं। वहाँ पे कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हर एक कंट्री के। तो आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कांटेक्ट करके पूछ लेना है कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं। अगर कंपलसरी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको आपके प्रोडक्ट का डोजियर वहाँ पे देना पड़ेगा, और साथ में रॉ मटेरियल के सैंपल देने पड़ेंगे, साथ में फिनिश प्रोडक्ट के सैंपल देने पड़ेंगे, और आपकी कंट्री जो भी कंपनी है आप जो मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो भी WHO GMP तो कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद और भी कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप उस कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पूछनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग $4,000 to $5,000 तक ये फ़ीस रहती है हर एक प्रोडक्ट के लिए। तो ये पॉसिबल नहीं रहता, जैसे कि अगर 40-50 प्रोडक्ट कोई मांग रहा है तो आपको हर एक प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन अगर वहाँ पे करना ही कंपल्सरी, तो कितना खर्चा आ जाएगा आपको। ये बहुत बड़ी चैलेंज है। उसके साथ एक और चैलेंज है कि अगर कोई कंट्री में रजिस्ट्रेशन वगैरह ये नहीं रहता है, ठीक है, तो वो रहती है स्पेशली अंडर डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज है। पेमेंट टर्मिनोलॉजीज में दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए पहले पेमेंट टर्मिनोलॉजीज आप फाइनलाइज कीजिए, क्योंकि जब तक बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा स्टक हो जाता है, वो रिटर्न नहीं आता। बहुत बार ऐसा हुआ है, फ्रॉड भी हो सकता है वहाँ पे। इसके लिए उसकी केयर आपको रखनी है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो आप पहले उस कंट्री के जो बाहर है उनसे एक एग्रीमेंट प्रॉपर कर लीजिए। उसके साथ उस कंट्री की पूरी प्रोसीजर देख लीजिए, किस तरीके से एक्सपोर्ट के लेजिस्लेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आपका और उनका जो काम रहेगा, मतलब उस कंट्री का सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर उनको देखना है, आपका इंडिया का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर देखना है। उसके बाद आपके एग्रीमेंट बनने के बाद जो रेट फाइनलाइज होने के बाद पेमेंट टर्मिनोलॉजीज, पेमेंट टर्मिनोलॉजीज में 50-50% है या 100% एडवांस है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट से कर रहे हैं आप, तो वो फाइनलाइज कीजिए। फ्राइट फॉरवर्डर के जो चार्जेस है ये आप देख लीजिए, वहाँ पे गुड्स कस्टम क्लियरेंस की भी चार्जेस आप कंसिडर करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले फाइनलाइज करनी है, क्योंकि एक्सपोर्ट की डील अगर आपको बायर्स मिल गए तो 20% काम होगा, 80% काम अभी भी बाकी है। ऐसा नहीं कि वो ट्रस्टेड भी बायर होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपने कंट्री में अगर विजिट कर ली तो वो अब बात अलग है, जैसे कि फिजिकली इंटरेक्शन होती है उनसे, आपको पता चल जाता है उनके बिजनेस के बारे में, तब बात अलग है। लेकिन अगर आप फिजिकली इंटरेक्शन नहीं करते, कॉल पे या ईमेल पे बात होती है, तो आपको वो ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है कि ये सच में बायर है, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोई अलग है, ठीक है। ये भी बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों में ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंगली सावधानी से ये ट्रांजैक्शन करना है, बिकॉज ये एक्सपोर्ट है, यहाँ पे कंपटीशन है। शुरुआत में आपको ये भी दिक्कत आएगी कि रेट नेगोशिएशन का, आपको पैसे में भी मार्जिन मिलेगा, हर एक स्ट्रिप के पीछे पैसे में, नॉट रुपीज़, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे 1-2 साल में आपका कंटिन्यूसली 2-3 ट्रांजैक्शन होने के बाद आप थोड़ा रेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ही आपको थोड़ा सा टर्नओवर या थोड़े से प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो एक्सपोर्ट नहीं होगा इनिशियल स्टेजेस पे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर का रेट अलग, आपका रेट अलग पड़ता है। इसके लिए पहले तो आपके जो फाइनेंशियल्स है उसको मैनेजमेंट करना सीखिए। शुरुआत से इसमें बिजनेस में मतलब इतना रिटर्न हाई नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे हर एक कंट्री में किया, फिर नज़दीक की कंट्री में किया, ऐसा 2-3 बार आपकी डील होती है, आप कॉन्फिडेंट बन जाते हो, फिर आपके प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन भी ऑलरेडी हुआ होता है। रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम नहीं रहता, कुल मिला के 4 या 5 साल तक इसका वैलिडिटी रहता है, उसके बाद आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। लेकिन एक बार आपको प्रोसीजर समझ लेना, उसके बाद फ्लो ईजी हो जाता है। सो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने, ये आपके लिए बहुत ही अहम रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी, और आपके बिजनेस में आप अप्लाई भी करोगे। तो वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।